नमस्ते सर। आपका हमारे शो पॉडकास्ट विद पुरस्कार में स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट दिलनशी रहमान। पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जो पॉडकास्ट मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो पुस्तिका है यूपीएस वाला लव, कलेक्टर साहिबा, जिसकी 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉपी सेल हो गई है। मैं जानना चाहूंगी आपकी जीवनी के बारे में, आपके बचपन और यहाँ तक का सफर। मैम, मेरा जन्म पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के एक कस्बे लोहावट में हुआ। और मेरे पिताजी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और मेरी शुरुआती स्कूली पढ़ाई गांव में ही हुई। और मैंने 12th तक सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहावट से पास किया मैंने। और स्कूल मैंने शुरुआत में 11 12 में मैंने साइंस से किया। और उसके बाद में मैंने बीएससी है वो जोधपुर से है वो यूनिवर्सिटी से पास की। शुरू में जब हम 7 8 साल के थे तो क्रिकेट खेलने का शौक था। और बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पढ़ाई की तरफ भी रुझान बढ़ा। और मेरी 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज के साथ में मैंने 10th और 12th पास की। और बाद में ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का मैंने मन बनाया। जी सर। सर अक्सर मुख्य किरदार जब दमदार हो तो लोग नायक के रूप में देखते हैं, लेकिन आपकी इस बुक कलेक्टर साहिबा का मुख्य किरदार महिला है, एंजल है। तो आपने क्यों मुख्य किरदार एंजल को ही चुना सर? गिरीश भी था इस कैरेक्टर में, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंजल का ही पात्र है सर। मैम, मैं इसके लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी महिला केंद्रित बन रही हैं और अच्छी खासी नाम कमा रही हैं। जी सर। तो महिला और पुरुष, प्रकृति ने महिला और पुरुषों को समान बनाया है। और इसलिए कई बार क्या है कि हमारे शुरुआत में 18वीं 19वीं शताब्दी में पुरुष प्रधान समाज था। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी तो महिलाओं में जागरूकता आई। और अभी आजादी के बाद में महिलाओं की साक्षरता लगातार बढ़ी है। और प्रशासन में, राजनीति में, खेल कूद में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो महिलाओं ने पुरुष से कंधा मिला करके आ, ऊंचाइयां छुई हैं। तो हम हर बार ये कहें कि ना पुरुष केंद्रित उपन्यास लिखा जाए या महिला केंद्रित लिखें या इस तरह की चीजें पिछली सदी में ही टूटनी शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे उपन्यास, जैसे एक उपन्यास आया था, दिव्य उपन्यास आया था, वो महिला केंद्रित था। ठीक है। इससे पहले हम और उपन्यास की बात करें तो 19वीं शताब्दी में भी जब हिंदी के उपन्यास आते थे तो उसमें जैसे मृणालिनी था, वो किताब भी है, वो महिला केंद्रित थी। ठीक है। इसी के अलावा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो बंगाली में उपन्यास लिखे उसमें भी महिलाओं को केंद्र में रखा। तो मेरी जो मुख्य किरदार है वो एंजल है। और मैंने इसलिए चूज किया कि मेरे आसपास कुछ अ, ऐसी वास्तविक घटनाएं थी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आज के टाइम में क्या पश्चिमी राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आजादी के 75 साल बाद में भी जो लड़कियां हैं उनकी साक्षरता दर काफी कम है। हालांकि पिछले एक दशक में लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो जैसे कलेक्टर साहिबा बुक है, कलेक्टर साहिबा बुक से भी पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारी लड़कियों के कॉल और मैसेज आए कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि मैंने जो ये किताब लिखी है वो हजारों लड़कियों को मोटिवेट करेगी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए। तो महिला केंद्रित उपन्यास लिखना मेरे लिए सही साबित हुआ। तो हमें कभी भी, जैसे हो सकता है कि मैं फ्यूचर में जो आने वाले टाइम में उपन्यास लिखूं या कोई किताब लिखूं तो उसमें मुख्य पात्र पुरुष भी हो सकता है। जी सर। और आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो और मुझे उम्मीद है सर जो जी आपने इस सोच के लिखा है, महिला जरूर प्रेरित होंगी। सर, क्या लेखक बनना आपका चॉइस था? क्या क्या लेखक बनना आपकी पहली चॉइस थी सर?
पब्लिकेशन की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा, आप बताना चाहेंगे? मैंने जब ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद में मैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में तैयारी के दौरान मुझे अखबारों में लिखने का शौक था, तो मैं अखबारों में नियमित तौर पर कॉलम लिखता था। तो मेरे कई कॉलम दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, जनसत्ता जैसे राष्ट्रीय अखबारों में रेगुलर पब्लिश होने लगे। तो मुझे लिखने का प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है और तो हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं पहले छोटे छोटे कॉलम लिखता था। मेरा अंडर 30 कॉलम है वो दैनिक भास्कर में लोकप्रिय हुआ। तो उसके बाद में मेरे साथ वाले कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान सेलेक्ट हो गए, कई सेलेक्ट नहीं हुए। मेरा भी दुर्भाग्य कहें कि मैंने भी है ना अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट दिए, लेकिन सिविल सेवा में मेरा चयन नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैंने बहुत सारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं निकाली, लेकिन मेरा उस तरफ जॉब करने का मन नहीं हुआ। तो मैंने लिखने को कंटिन्यू रखा। मैंने अखबारों में मैं रेगुलर वीकली कॉलम लिखता हूँ अभी भी। तो उस दौरान मुझे लिखने का शौक चढ़ा, और मेरा पहला सपना आईएएस ही था। हालांकि आईएएस सपने को अभी तक मैं साकार नहीं कर पाया, लेकिन उसी दौरान मुझे लिखने के शौक और होने की वजह से मैंने ये बुक लिखी। तो आईएएस की तैयारी के दौरान जो भी पढ़ता था, करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें और अखबारों से जुड़ी हुई चीजों को, तो मेरे लिखने की शैली लगातार सुधार होता चला गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि आसपास की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे मुझे लगा कि क्या मैं इस इन सारी घटनाओं और कहानियों को एक शब्दों में पिरो सकता हूँ। तो बाद में मुझे कलेक्टर साहिबा बुक लिखने का विचार आया, और ये विचार मुझे जनवरी 2022 के आसपास आया, और 6-7 महीने में मैंने लिख करके बुक पब्लिश करने के लिए दे दी। वाओ सर, 6-7 महीने में आपने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, इस कहानी का मुख्य किरदार एंजल और गिरीश। सर, क्या ये मुख्य किरदार आपके रियल लाइफ स्ट्रगल को रिजेंबल करता है? और क्या ये बुक बायोपिक है सर? ये बायोपिक नहीं है। ये किसी की भी रियल घटना नहीं है। एंजल और ग्रीस मेरे दिमाग की उपज है। और एंजल एंजल और ग्रीस का जो किरदार है, जो हमने कलेक्टर साहिबा बुक पर फोटो भी लगा रखा है, वो भी एक काल्पनिक एंजल का है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जो रियल घटनाएं और कहानियां मेरे आसपास थी, मुखर्जी नगर, सिविल सेवा में चयनित होने वाले लड़के और लड़कियों की, तो उस दौरान मुझे जरूर है वो कुछ वास्तविक कहानियों ने भी प्रेरित जरूर किया। लेकिन किसी को मुख्य पात्र वास्तविक बना करके आत्मकथा लिखना या बायोपिक लिखना या मेरी खुद की आत्मकथा लिखना, जैसा मैंने नहीं किया। हालांकि मेरी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू इस बुक में समाहित किए गए हैं, लेकिन मेरी आत्मकथा है या बायोपिक है या इस तरह की कुछ चीजें हैं, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बुक में मेरे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को मैंने वो समाहित करने की कोशिश की है। जी सर। सर, बतौर लेखक आपने इस बुक में आईएएस प्रोफेशन को ही क्यों चुना सर? अगर देखा जाए तो करियर ऑप्शंस बहुत है सर, नीट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपने आईएएस ऑफिसर को ही, प्रोफेशन को ही क्यों चुना? हो सकता है सरकारी ऑफिसर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या समाज की तरफ उसका रोल का आपका रुझान था। आप इसमें रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, लिखने के लिए डॉक्टर साहिबा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, मैनेजर साहिबा भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे पास में इस तरह की कहानियां तैयारी के दौरान नहीं थी। मेरे पास में तैयारी के दौरान एक कहानी आईपीएस की जरूर आई, जिस पर फ्यूचर में बुक आएगी। अ, एक आईपीएस की कहानी बहुत ही मुझे मोटिवेट किया, तो उस पर जरूर मैं बुक लिख सकता हूँ। और फ्यूचर में इस तरह की कोई बुक आई, अगर कोई बैंक क्लर्क की भी आई या बैंक मैनेजर की भी आई, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पोस्ट पर रहने वाले की कोई कहानी आई, तो उस तरह की कहानी में मैं लिख सकता हूँ। जैसे साहित्य व्यास है, वो शहरों केंद्रित उपन्यास लिखते हैं। जैसे बनारस टॉकीज लिख दिया उन्होंने, उप कोलकाता लिख दिया, हम्म। दिल्ली दरबार लिख दिया। तो हो सकता है कि मेरी भी इस तरह कोई सीरीज आ जाए कि कलेक्टर साहिबा, मैनेजर साहिबा, इस तरह से हो सकता है। अगर पाठकों को पसंद आ रहा हो, इसलिए ही तो मैं कलेक्टर साहिबा का पार्ट 2 लिखने जा रहा हूँ, और ये 1-1.5 महीने में छप करके भी आ जाएगा।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कलेक्टर साहिबा मेरे आसपास की घटनाओं से प्रेरित है। तो इसलिए मुझे ये कलेक्टर साहिबा बुक लिखने का आइडिया है, और ये प्रशासनिक सेवा या आईएएस ऑफिसर पर मैंने बुक लिखी। जी सर, मैंने सुना है कि आपका सेकंड बुक बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। जी मैम। सर, कलेक्टर साहिबा का, हाँ, तो बोलिए सर, आप बोलिए। कलेक्टर साहिबा का पार्ट 2 पाठकों की डिमांड है। और जब से कलेक्टर साहिबा बुक पब्लिश हुई है, तभी से पाठक ये चाहते थे, हजारों सैकड़ों की तादाद में मैसेज आए कि इसका पार्ट 2 जरूर लिखिए और कहानी को मुकम्मल कीजिए। तो पाठकों की चाह होने और मेरी भी रुचि थी कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। जैसे आजकल वेब सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आ जाता है, तो कलेक्टर साहिबा की कहानी में पाठक चाहते हैं, और पाठक ही राजा होता है। और पाठक बहुत लेखक को पसंद करता है, तभी लेखक बड़ा बनता है या लेखक मुकाम पर पहुंचता है। जी सर। सर, एस्पिरेंट यूपीएस एस्पिरेंट के पास अक्सर प्लान बी नहीं होते। वो लोग एक फोकस होते हैं कि हम लोग जो यूपीएससी क्रैक करना है। इससे क्या होता है सर, वो लोग, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते दुर्भाग्यवश, तो वो लोग के पास प्लान भी नहीं होता। लेकिन सर, आपके पास प्लान बी था, तो क्या है? मैं जानना चाहूंगी सर, मैम क्या युवकों को आप सलाह दिएगा कि हमेशा हम लोग के पास प्लान भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली? मैम देखिए, मुझे हर 2-3 दिन में ऐसा कोई ना कोई कॉल जरूर आ जाता है, जिसमें कोई एस्पिरेंट ये कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन फैमिली वाले कह रहे हैं कोई छोटी जॉब ले लीजिए, या फिर उस छोटे कंपटीशन की तैयारी करके पहले वो एग्जाम पास कर लीजिए, फिर आईएएस की तैयारी कीजिए। तो उसी दूसरा भी आता है कि कईयों का फैमिली सपोर्ट करती है कि आप दूसरा कोई एग्जाम नहीं देंगे, केवल आईएएस का एग्जाम देंगे, दूसरा कोई एग्जाम आपको देना ही नहीं है। मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो अभी दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे हैं, और पिछले 4 साल में उन्होंने आईएएस के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि उनके बड़े भैया चाहते ही नहीं है कि वो आईएएस के अलावा कोई एग्जाम दे। उन्होंने साफ तौर पर कह रखा है कि आपको आईएएस ही बनना है। तो दो तरह के लोग होते हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं, तो मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, और मैंने ये सोच रखा था कि मैं शुरू में 4-5 अटेम्प्ट दूंगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बी प्लान पे काम करूंगा। तो मैंने साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा पास की और कॉलेज में पढ़ाने लग गया। तो मेरा ये हमेशा से मानना था कि आप अगर अपना लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ 100% दीजिए, और हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लान बी पर काम कीजिए। आईएएस एग्जाम ऐसा है कि जिसमें आप कोई श्योर रैंक ये नहीं कह सकता कि एग्जाम तो वो ही है। तो इसमें भी दिमाग बात नहीं है। और ये मैं हाँ, अपना बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 20 साल है, और साथ में जैसे टीचिंग का कोर्स कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स, ताकि फ्यूचर में कंडीशन आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो बी प्लान होना था, हो सकता है। हालांकि शुरू के 3-4 साल आप यूपीएससी में ही दें, तो होना होगा तो शुरुआत 4-5 साल में आपको पता चल जाएगा कि आईएएस में मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी सर। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी जी। जी सर। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल में एजुकेशन सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, और पूरा एजुकेशन व्यवस्था ठप हो गई थी, और हम लोग को ऑनलाइन मोड की तरफ जाना पड़ा था। सर, ऐसा हो सकता है सर कि आईएएस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम लोग ऑनलाइन मोड पढ़े, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और 2020-21 में जब कोरोना काल था, तो कोचिंग जो संस्थान थे वो बंद थे, और जो भी पढ़ाई हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी, यहाँ तक स्कूल कॉलेज भी बंद थे। तो यूपीएससी ने हर साल एग्जाम ले रहा था। यूपीएससी ने जब 2021 का एग्जाम लिया, तो बहुत सारे 25% के आसपास एस्पिरेंट ऐसे थे जो अपने घर से तैयारी करके सेलेक्ट हो गए।
ये पिछले 70 साल में पहली बार हुआ था कि है ना, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे घर में रह करके ऑनलाइन कोचिंग लेकर के सिलेक्ट हुए। जैसे मेरे पड़ोस में ही एक जिला है बीकानेर, वहां से भी कुछ बच्चे वो सिलेक्ट हुए। और एक जयपुर से था लड़का, उसका भी आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो जबकि उन्होंने वो ऑनलाइन कोर्स लिया था और पूरी की पूरी तैयारी घर से की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यूपीएससी में हर साल बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन क्लास लेकर के तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कोचिंग नहीं लेते और सिलेक्ट होते हैं। हालांकि नीट का एग्जाम और ये आईआईटी ट्रिपल ई का जो जेई का एग्जाम है, उसमें जरूर है वो ऑफलाइन क्लास लेना या ऑनलाइन क्लास लेना फायदेमंद होता है। लेकिन यूपीएससी के लिए या यूपीएससी ने जिस तरह का सिलेबस बना रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ले ही। अगर आपके पास में मार्गदर्शन है और आपको गाइड करने वाला कोई है, तो आप बिना कोचिंग लेकर के भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पुरस्कार फाउंडेशन भी कोरोना के सर, सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पुरस्कार फाउंडेशन भी गौतम सर ने स्टार्ट किया कोरोना पीरियड में, जिससे हम लोग अनप्रिविलेज बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते थे ऑनलाइन, और ये सिलसिला अभी तक जारी है सर। सर, आपको वीडियो में देख नहीं पा रही हूँ। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, आजकल देखा गया है सर, ऑनलाइन मोड में पब्लिसिटी बहुत अलग तरीके से होती है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो जब तो मुझे दिखा, जैसे प्यार में प्यार में जो यूपीएससी फेल बना करोड़पति, या प्यार में असफल व्यक्ति ने लिखा किताब। सर, ये सब पढ़ के आपको दुख नहीं लगता, या कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्रकार के कमेंट से? देखिए, सोशल मीडिया में आपको पॉजिटिव चीजें भी मिलेगी और नेगेटिव चीजें भी मिलेगी। सोशल मीडिया में कई चीजें बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें क्या है कि है ना, ये एक सेल्फ मोड मीडिया है। ठीक है। तो सेल्फ मोड मीडिया में कोई किसी को कहानी थोड़ी बहुत पता चली तो उन्होंने हाईलाइट करके कह दिया, और लिखना, शेयर करना, वो उनका हक है। ठीक है। तो उनको राइट्स हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। सोशल मीडिया में कोई अगर लिख रहा है, ये चलता रहा है। ठीक है। ये पहले से भी चलता रहा है, यहाँ तक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज को तवज्जो देता है, क्योंकि उनको कहानी रोचक चाहिए होती है, मसाला चाहिए होता है। ठीक है। तो हम उस चीज को नकार नहीं सकते। और क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और कुछ चीजें खराब भी होती हैं, तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। हमें इस चीज को स्वीकार करना भी होता है कि सोशल मीडिया में सब कुछ सही नहीं होता और सब कुछ खराब नहीं होता। सर, लेकिन आप जो फेमस हुए हैं, आपकी बुक तो फेमस हुई है, ये तो आपके स्किल्स और आपके टैलेंट है। तो क्योंकि लोगों आपने ऐसा लिखा, लोगों को पसंद आया, तभी तो। लेकिन इससे जज नहीं करना चाहिए लोगों को, मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल मैम। हाँ, ये जरूर है। और इसमें देखिए ना, किसी के टैलेंट को हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं कि बुक अच्छी लिखी गई है। जी ठीक सर। है। बुक बेहतर कर रही हैं। हालांकि क्या है कि है ना, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती, किसी को अगर मान लीजिए रियल स्टोरी कुछ पता चल गई, ठीक है, तो वो बढ़ा चढ़ा करके जरूर पेश करेंगे। तो ये है ना, हमें समझने की जरूरत है। हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। बात तो सही है सर। सर। और कई बार क्या होता है कि जैसे ना, सिंपल सी बात है कि ना, कई बार सोशल मीडिया में चीजें जो दिखाई जाती हैं, वो हूबहू सही नहीं होती हैं। ठीक है। तो उस चीज को लेना चाहिए, क्योंकि हम सब तक हमारी पहुंच नहीं होती है। जी सर। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रेम ना मिलने पर अक्सर युवा डिप्रेशन पर चले जाते हैं,
वो लोग अपने करियर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, दूसरा ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में कोई युवा अगर इस पोजीशन में आए तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करे, कैसे अपने आप को स्टेबल रखे। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? सर मेरी आवाज आ रही सर? जी जी। सर मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपोर्ट करती हूँ सर। सब प्रेम ना मिलने पर अक्सर युवा डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो लोग अपने पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं और करियर से दूर भागते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसी स्थिति आती है तो लोग कैसे खुद को स्टेबल रखें, कैसे मोटिवेट करें और इधर उधर ना भटके। आ, जो भी देखिए, जिस उम्र में करियर बनाने का जरूरत होती है उसी उम्र में प्यार हो जाता है। तो कई बार करियर और प्यार में से कोई किसी एक चीज को चुनना होता है। कई बार क्या होता है कि उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो प्यार छूट जाता है, करियर की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि है ना, बच्चे युवा अवस्था में करियर को हल्के में लेते हैं और प्यार वाली चीज को बहुत ज्यादा है वो तवज्जो देते हैं। तो इसमें जरूरी है कि है ना, दोनों में अगर मान लीजिए, ये हम पहले से तय नहीं कर सकते। कोई यंग जनरेशन में अ, किसी लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन या प्यार वाली चीजें पहले से तय नहीं होगा कर सकते कि ना मैं प्यार नहीं करूंगा या प्यार नहीं होगा, इस तरह की चीजें। तो युवाओं को ये ध्यान रखना है कि भाई है ना, मुझे करियर को भी लेकर के साथ में चलना है, क्योंकि अगर एक बार कैरियर में फिसलन भरी राह पकड़ ली तो फिर उससे संभलना मुश्किल होता है। तो कैरियर पर फोकस करना बेहद जरूरी है। हालांकि प्यार को साथ में लेकर के चल सकते हैं तो चलिए, नहीं तो कैरियर पर जरूर है वो ध्यान देना चाहिए। और युवाओं को डिप्रेशन जैसी चीजों से बाहर निकलने के लिए योग पर और साथ ही बाहर दोस्ती करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि है ना, अगर ब्रेकअप या प्यार में धोखा मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में अपने दोस्तों के साथ में, हमें अपने फैमिली के सदस्यों के साथ में समय बिताएं, तो इस चीज से उबर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर इस सफर में आपके कोई आदर्श लोग, कोई खास रोल मॉडल दर्शक जानना चाहेंगे सर। हाँ, दोबारा रिपीट कीजिए मैम। सर मेरा सर मैं जानना चाहूंगी, दर्शक जानना चाहेंगे कि इस सफर में आपके आदर्श कौन रहे, कोई खास लोग, रोल मॉडल। मैम, मेरे आदर्श है मेरे माता पिताजी रहे हैं, जो हमेशा मुझे जीवन में कुछ बेहतर करने में सपोर्ट करते थे। और हर असफलता में, संघर्ष के दिनों में मुझे है वो फुल सपोर्ट मिला था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम से भी मैं बहुत प्रेरित हुआ, उनसे जुड़ी हुई मैंने किताबें पढ़ी। और इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनकी किताब से भी मैं काफी प्रेरित हुआ। साथ ही साथ डॉक्टर विजय अग्रवाल की कुछ मोटिवेशनल बुकें भी मैंने पढ़ी। तो जिससे मैं कुछ पर्सनल लोगों से जो मिला भी, उनसे भी मैंने कुछ न कुछ सीखा। सर जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, कोई संदेश जिसे आज आपकी पीढ़ी को देना चाहते हैं। मैम, क्या है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा अभ्यर्थी युवा, उसको ये ध्यान में रखना है कि अगर सफलता मिलने में समय ज्यादा लग रहा है तो उन्हें निराश हताश नहीं होना है। कई बार सफलता मिलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो धैर्य ना खोएं, अपना 100% दे और ईश्वर में आस्था रखें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है सफलता मिलने में टाइम लगे, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को अंधेरा लंबे समय तक नहीं रख सकता। तो हर अभ्यर्थी को जो भी करियर या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या युवा स्टार्टअप या कुछ भी करना करने जा रहा है, तो उन्हें सफलता के लिए उतावला नहीं होना है। सफलता में कई बार क्या है कि अगर बड़ी सफलता चाहिए होती है तो बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए,
मेरी कलेक्टर साहिबा बुक आज बहुत से लोगों को दिख रही है, लेकिन मेरी बहुत सारी असफलताओं और पीछे की गई मेहनत का परिणाम है। क्योंकि मैंने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान अपने लेखन पर, लेखन शैली पर ध्यान दिया, साथ ही साथ मैं सीखता चला गया, आसपास की घटनाओं से सीखा और उनसे जुड़ी हुई चीजों को मैंने फिर किताब में रूप दिया। तो मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने देखी। तो सफलता जरूरी नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं वही मिले, लेकिन हो सकता है उससे भी बढ़िया मिल सकता है। तो यही कहना चाहूंगा मैं। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग ने यूपीएस वाला लव कलेक्टर साहिबा नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़िए। ये अमेजन और किंडल में अवेलेबल है। और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दीजिए। सर, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इस बुक का सेकंड पार्ट का बहुत इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत आभार, और आपकी टीम को भी है ना मेरा धन्यवाद। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। आपकी इजाजत हो तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ सर।